CH38 2 साल बाद। 2 साल बाद। इस वक्त एक 21 साल की खूबसूरत सी लड़की हॉस्पिटल बेड पर पड़ी हुई थी। उसको देखकर ही यह बताया जा सकता था कि वह पिछले कई महीनों से यहीं पर अस्पताल में ही थी। उसके फेस पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और उसके सर के चारों तरफ पट्टी बंधी हुई थी और उसने अब तक कोई भी हरकत नहीं की थी। उस लड़की के बगल में एक औरत की फोटो लगी हुई थी। वह औरत शायद उस लड़की के लिए बहुत ही ज्यादा खास थी, इसलिए उस औरत की फोटो उसे लड़की के बगल में रखी हुई थी। तभी हॉस्पिटल रूम का दरवाजा खुला और 2 परछाइयां रूम के अंदर आ गई। उन दोनों लोगों के हाथों में 2 बच्चे थे, जो मुश्किल से सिर्फ 3 महीने के ही होंगे। जिस आदमी ने बच्चे को पकड़ा हुआ था, उसके हाथों में लड़की थी, और जिस औरत ने अपने हाथों में बच्चे को पकड़ा हुआ था वह एक लड़का था। जब उन दोनों बच्चों ने हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी हुई लड़की को देखा तो उन दोनों ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। सिर्फ 3 महीने के बच्चों के आंखों में आंसू आ गए थे। वह दोनों शख्स उन बच्चों को चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी वह बच्चे शांत ही नहीं हो रहे थे। फिर उस आदमी और उस औरत ने उन दोनों बच्चों को बेड पर लेटी हुई लड़की के बगल में सुला दिया और वह दोनों बच्चे एकदम शांत हो गए और वह दोनों अपनी मासूम आंखों से टुकुर टुकुर करके बेड पर लेटी हुई लड़की को देखने लगे। वह आदमी लड़की के पास वही टेबल पर बैठ गया और उसके साथ जो औरत आई हुई थी वह भी उसके बगल में बैठ गई और उस आदमी ने बेड पर लेटी हुई लड़की का हाथ पकड़ लिया। वह आदमी बेड पर लेटी हुई लड़की की तरफ देखता हुआ बोला, आरोही बस अब बहुत हो गया। पिछले 1 साल से तुम ऐसे ही हॉस्पिटल बेड पर पड़ी हुई हो। क्या ऐसे ही अस्पताल को अपना घर बनाकर रखना है? और क्या तुम्हें पूरी जिंदगी भर यूं ही सोते ही रहना है? प्लीज उठ जाना, जरा अपनी आंखें तो खोल, देख तेरे दोनों बच्चे कैसे तुझे देखे जा रहे हैं। इन दोनों बच्चों को उनकी माँ चाहिए। तेरे दोनों बच्चे ना मुझसे तंग आ चुके हैं। अब सिर्फ तू ही है जो इन दोनों को संभाल सकती है। मेरे लिए ना सही, लेकिन अपने खुद के बच्चों के लिए तो उठ जा। आरोही, देखना तेरे दोनों बच्चे कैसे तुझे देख रहे हैं। उन दोनों को ऐसा लग रहा है जैसे उन दोनों की माँ अभी उठेगी और उन दोनों को अपने सीने से लगा लेगी। तेरे बच्चे तेरे प्यार के लिए तरस रहे हैं। अब जाग जा, चल चल जल्दी से उठ। इतना बोलकर वह आदमी आरोही का हाथ पकड़कर ही रोने लगा। वहीं जो औरत उस आदमी के बगल में खड़ी थी उसने उस आदमी के कंधे पर हाथ रख दिया। जब उस आदमी ने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया तो उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा। वहां पर उसकी पत्नी उसके कंधे पर हाथ रखे हुए थी। उस आदमी ने जल्दी से पीछे मुड़कर अपनी पत्नी को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। उसकी पत्नी की आंखों में से भी आंसू आ गए थे। उसने भी अपने पति को गले लगाया और रोने लगी। मुझे पता है आप सब लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, आखिर यह लोग हैं कौन? तो चलिए मैं आप सबको बता देती हूँ कि आखिर यह दोनों लोग कौन है और वह बच्चे कौन है। वह आदमी जो रो रहा है वह कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु सिंघानिया है। अक्षरा सिंघानिया और तेज सिंघानिया का बेटा और हमारी आरोही का सबसे प्यारा दोस्त और उसका बेस्ट फ्रेंड। अब यह मत कहना कि आप अभिमन्यु सिंघानिया को नहीं जानते। अगर आप भूल गए हो तब पहले के चैप्टर सुन सकते हो, उनमें अभिमन्यु सिंघानिया का जिक्र है। यह वही अभिमन्यु सिंघानिया है जिन पर हमारी आरोही ने अपनी कलाकारी दिखाई थी। याद है वह दिन? और जो दूसरी औरत अभिमन्यु के पास खड़ी हुई है वह कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु की पत्नी है और हमारी रिद्धिमा रायजादा। ओ सॉरी रिद्धिमा अभिमन्यु सिंघानिया है। रिद्धिमा ने अभिमन्यु से शादी कर ली है और अब हमारी रिद्धिमा अभिमन्यु जी की पत्नी है।
पिछले 2 सालों में इन सब की जिंदगी ने ऐसी करवट ली है जिससे सब कुछ बिखर गया है। सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं, या फिर यूं कहे कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है। हमारी आरोही भी कोमा में जा चुकी है। वह पिछले 1 साल से कोमा में ही है। और जो 2 बच्चे आप देख रहे हैं वह हमारी आरोही के ही बच्चे हैं। चलिए हम सब हमारी आरोही के बच्चों से मिलते हैं। आखिर इनकी उम्र अभी सिर्फ 3 महीने की है, क्योंकि 3 महीने पहले ही आरोही ने इन्हें जन्म दिया है। यह हमारी आरोही के बड़े बेटे हैं। आहिर बिल्कुल अपने पापा की तरह है। अपने पापा की तरह ही इनकी बिल्कुल समुद्र जैसी नीली गहरी आंखें हैं और बिल्कुल शांत रहने वाले इंसान हैं। अब आगे जैसे बड़े होंगे तब आपको इनके बारे में पता चल ही जाएगा। जैसे मैं आपको इनके माँ बाप से मिलवा देती हूँ। इनकी माँ का नाम है आरोही और इनके पापा के बारे में आप बाद में जानेंगे। चलिए हमारे आरोही की छोटी वर्जीन से मिलते हैं, यानी कि हमारी आरोही की छोटी बेटी। आही इनकी उम्र भी अभी सिर्फ 3 महीने की है। यह तो अपनी माँ की कार्बन कॉपी है। सब कुछ आरोही की तरह है। खूबसूरती तो इन्हें बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही मिली है। यह पूरा दिन चैन की नींद सोती रहती है और पूरी रात रो रो कर सबको जगाती है। यह ना बहुत ही शैतान है सिर्फ कहने के लिए, लेकिन यहाँ बिल्कुल डेविल है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। इनकी आंखें हेजलन ब्राउन कलर की है, जो इनकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ाती है। आही और आहिर दोनों जुड़वा है। दोनों अभी सिर्फ 3 महीने के ही है, लेकिन दोनों अभी से ही अपनी माँ के प्यार के लिए तरस रही हैं और कहीं ना कहीं अपने पापा के प्यार के लिए भी तरस रही हैं। और जो फोटो हॉस्पिटल के टेबल पर आरोही के बगल में रखी हुई है वह किसी और की नहीं बल्कि रूप जी की है। रूप जी की अब हालत पूरी तरह खराब हो चुकी है। रिद्धिमा अभिमन्यु की पीठ पर हाथ रखते हुए बोली, अभिमन्यु फिलहाल इस कंडीशन में आपको खुद को संभालना होगा। हमारी आरोही ने हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी रखी हुई है। हमें उसके दोनों बच्चों को भी संभालना है और हमें उसे बेगुनाह भी साबित करना है। जो एग्जाम हमारी आरोही पर लगा हुआ है हमें उसे मिटाना है। इसलिए हमें कुछ भी करके सबसे पहले मानसी को ढूंढना होगा। आप समझ रहे हैं ना अभिमन्यु मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? अभिमन्यु ने रिद्धिमा को खुद से अलग किया और बोला, तुम सही कह रही हो रिद्धिमा, मुझे सबसे पहले मानसी को ढूंढना ही होगा, क्योंकि सिर्फ एक वही है आरोही को निर्दोष साबित कर सकती है। लेकिन वह है कहाँ, मुझे तो वही समझ में नहीं आ रहा। जब मैंने 1 साल पहले मानसी को देखा था तब मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन अब तक उसे नहीं ढूंढ पाया। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? रिद्धिमा ने अभिमन्यु के कंधों पर हाथ रखा और बोली, अभिमन्यु हिम्मत रखिए, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम मानसी को भी ढूंढ निकालेंगे और आरोही के साथ जिसने भी आरोही के साथ वह सब कुछ किया है उसे तो कड़ी से कड़ी सजा देंगे। लेकिन सबसे पहले हमें हमारी आरोही को निर्दोष साबित करना होगा। अभिमन्यु ने रिद्धिमा की बात सुनकर अपना सर हाँ में हिला दिया और अभिमन्यु वहां सबको देखकर डॉक्टर के पास चला गया। वही रिद्धिमा आरोही के पास बैठ गई और उसके सर पर हाथ फेरने लगी। तभी इसकी नजर रूप जी के फोटो की तरफ चली गई और उनकी की फोटो को अपने हाथ में ले लिया। रिद्धिमा रोते हुए बोली, माँ चाहे जो भी हो जाए मैं आपकी की इस हालात के जिम्मेदार को सजा दिलवा कर रहे होंगे। सिर्फ और सिर्फ मेहिक की वजह से आप हम सबको भूल गई। उस दिन अगर मेहिक ने आप पर गोली नहीं चलाई होती तो आप शायद हमारे पास होती। आरोही आज इस हालत में नहीं होती और ना ही आरोही के बच्चे माँ बाप के प्यार के लिए तरस रहे होते। इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ मेहिक जिम्मेदार है।
ना ही उसकी वजह से हमारी आरोही का एक्सीडेंट होता। सिर्फ मेहिक की वजह से हमारा पूरा परिवार बिखर गया। पापा और भाई दोनों यह घर छोड़कर चले गए। भाई ने शादी भी कर ली लेकिन हम में से किसी को भी नहीं बुलाया। पापा तो अब किसी से मिलते भी नहीं है और अब हमारी आरोही की जान का भी दुश्मन बना हुआ है। हमने बड़ी मुश्किल से आरोही को इस दुनिया की नजरों से छुपा कर रखा है। दुनिया की नजरों में आरोही मर चुकी है, लेकिन सिर्फ हम जानते हैं कि वह जिंदा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके दोनों बच्चे भी इस दुनिया में हैं और इन बच्चों की खबर तो किसी को भी नहीं है। बाकी का कल मिलते हैं अगले चैप्टर में। बाय। CH-39 डेविल क्वीन। अभिमन्यु और रिद्धिमा को आरोही को मिले हुए पूरा दिन बीत चुका था और अब रात हो चुकी थी। इस वक्त रात के 12 बज रहे थे। अस्पताल के वार्ड में कोई भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ पेशेंट ही थे और वह सब लोग अपने अपने रूम में थे। कहीं हॉस्पिटल के बेसमेंट से कुछ आवाज आ रही थी। इस वक्त हॉस्पिटल बेसमेंट के अंदर बहुत सारे लोग खड़े थे। उनमें से कोई भी इंसान आम इंसान नहीं था। वह सब लोग हैकिंग टीम और डार्क टीम के मेंबर थे। वह सब लोग किसी बॉडीगार्ड की तरह खड़े हुए थे। उन सबके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था और उन सब के यूनिफॉर्म पर AR का लोगो लगा हुआ था। वह सब लोग किसी नरक के दूत की तरह दिख रहे थे। वहीं उन सबके बीच में एक लड़की बैठी हुई थी। वह लड़की कोई आम लड़की तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। उसका पूरा लुक किसी डेविल की तरह था। बालों में बना हुआ बन, जिसकी कुछ लटें उसके गालों को चूम रही थी। उसने प्योर ब्लैक कपड़े पहने हुए थे और उसका ओवरसाइज कोट घुटनों तक आ रहा था। उस लड़की की आंखें बेहद ही ज्यादा ठंडी थी और वह चेयर पर क्वीन की तरह बैठी हुई थी। सारे बॉडीगार्ड उसके सामने सर झुकाए खड़े थे और उन सबके सामने एक आदमी को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था। वह आदमी पूरी तरीके से अधमरी हालत में था। वह लड़की अपनी चेयर से खड़ी हो गई और अपने हाथों में एक बोतल लेकर उस अधमरे आदमी के पास पहुंच गई और पैरों के बल उसे आदमी के सामने बैठ गई। जब उस आदमी ने उस लड़की को अपने पास आता हुआ देखा तो उसकी आंखों में खौफ आ गया। उस लड़की ने वह बोतल जमीन पर रखी और अपने एक हाथ से उसे आदमी के बालों को खींचकर उसका चेहरा अपनी तरफ किया और अपने दूसरे हाथ से अपने पॉकेट में रखा हुआ एक धारदार चाकू निकालकर उसकी चेस्ट पर रख दिया, जिससे देखकर वह आदमी डर गया। वह लड़की अपनी गहरी और सर्द आवाज में बोली, मैं तुमसे आखिरी बार पूछती हूँ, मुझे उसका पता बता दो वरना। इतना बोलकर उस लड़की ने अपने पास ही में रखी बोतल खोली और उसमें जो लिक्विड रखा हुआ था वह उस आदमी के पैरों में गिरना शुरू कर दिया और वह आदमी दर्द से चिल्लाने लगा क्योंकि उस बोतल में एसिड था जो वह लड़की उस आदमी पर डाल रही थी। आदमी अपनी धीमी आवाज में बोला, जा जयपुर में। यह शब्द सुनते ही उस लड़की के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उस लड़की ने आदमी की तरफ देखते हुए कहा, अरे वाह, मैंने तो सिर्फ तुम्हारे पैरों में एसिड गिराया और तुम इतनी जल्दी पोपट की तरह बोल पड़े। मुझे तुम बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैं तुम्हें आसान मौत देती हूँ। इतना बोलकर उस लड़की ने चाकू को उस आदमी की चेस्ट पर रखा हुआ था, वह पूरा का पूरा चाकू उस आदमी के चेस्ट के अंदर डाल दिया और वह आदमी जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन वह लड़की सिर्फ यहीं तक ही नहीं रुकी। उसने उस चाकू से उस आदमी के दिल वाली जगह पर बहुत ही लंबी लाइन खींची और उसने उस चाकू से उस आदमी की पूरी चेस्ट को फाड़ डाला और उसका धड़कता हुआ दिल अपने हाथों में लेकर उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। उसके कपड़े पर, चेहरे पर और हाथों पर खून लगा हुआ था। वह लड़की भयानक और साइको दोनों ही दिख रही थी। वह लड़की उस धड़कते हुए दिल को अपने हाथों में लेकर जोर जोर से हंसने लगी।
वह किसी पागल और सनकी की तरह लग रही थी। वहां पर जितने भी बॉडीगार्ड थे यह देखकर उन सब की रूह कांपने लगी थी। उस लड़की ने अपनी 2 उंगलियों से इशारा किया। उसका इशारा समझकर सारे बॉडीगार्ड्स वहां से चले गए। सबके जाने के बाद उसे लड़की ने अपना मास्क नीचे उतारा। वह चांद को देखने लगी। चांद की चांदनी में उसका खूबसूरत सा चेहरा नजर आ रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि हमारी आरोही थी। आरोही ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, देखो आरोही, मुझे तुम्हारे कातिल का पता चल चुका है। वह इस वक्त जयपुर में है। तुमने मेरी आत्मा को अपने शरीर में जगह दी। इस एहसान का बदला मैं जरूर चुकाऊंगी। मैं उस आदमी को ऐसी मौत दूंगी जो उसने कभी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सोची होगी। 1 साल पहले जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तभी मुझे सब कुछ याद आ गया था। मुझे सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। मैं तो कभी कोमा में गई ही नहीं थी। मैं तो सिर्फ यह नाटक कर रही थी। बस अब कुछ दिन और फिर सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए खत्म। आरोही ने बेहद ही नफरत से कहा, अथर्व रस्तोगी, तुम्हारी मौत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तैयार हो जाओ आयशा रायचंद के हाथों से मरने के लिए। मैं आरोही नहीं हूँ जो तुम्हारी छोटी छोटी धमकियों से डर जाऊंगी। मैं आयशा हूँ जिसे लोग खुद मौत मानते हैं। सिर्फ कुछ दिन चैन की सांस ले लो, उसके बाद यह माफिया क्वीन तुम्हारा वह हाल करेगी जो तुमने कभी नहीं सोचा होगा। इतना बोलकर आरोही आसमान की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगी। उसकी आंखों में नफरत साफ साफ देखी जा सकती थी। 1 साल पहले जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तब जो बचपन में भूल गई थी उस वह सब कुछ याद आ गया था। लेकिन उन लोगों तक पहुंचने के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी थी, क्योंकि अथर्व रस्तोगी कोई आम इंसान नहीं था। वह खुद एक माफिया था जो लड़कियों को बाहर के देशों में बेचता था, जिससे उसके कांटेक्ट बड़े बड़े लोगों के साथ थे। आरोही को उस लेवल तक पहुंचाने के लिए खुद एक माफिया क्वीन बनना पड़ा। पूरी दुनिया के सामने वह मर चुकी है। अभिमन्यु और रिद्धिमा के सामने वह कोमा में है। लेकिन सच्चाई यह है कि आरोही को तो कभी कुछ हुआ ही नहीं था। पिछले 1 साल में उसने इतना कुछ अचीव कर लिया था जिससे वह किसी भी माफिया को धूल चटा सकती थी। खुद की, अपने फैमिली की और अपने बच्चों की सिक्योरिटी भी कर सकती थी। अब वह आरोही 2 साल पहले की आरोही नहीं रही जो सिर्फ बिजनेस वुमेन बनने का सपना देखती थी। अब वह एक क्वीन रानी है जिसके लिए लोगों को मारना कोई बड़ी बात नहीं है।